हेलो एवरीवन, वेलकम। आज का जो ये सेशन है वो उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जो इस साल मेंस की तैयारी कर रहे हैं और मेंस में बैठने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि आवर टॉपिक ऑफ द डे इज़ क्रिटिकल रीजनिंग। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? एज आई हैव रिटन ऑन द स्लाइड, वी विल डू क्वेश्चन प्रैक्टिस as well as I will give you some very relevant guidance regarding your overall preparation in the area of critical reasoning। तो critical reasoning की preparation को किस तरह से और आप optimize कर सकते हैं उसके बारे में भी काफ़ी सारे मैं advice दूंगा, उनको सुनिएगा and you know try and follow it after this session when you prepare by yourself। ठीक है, so let's look at the agenda of today first। देखो, critical reasoning आप सबको मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो उसको अच्छी तरीके से समझ के कर पाना इज़ समथिंग दैट्स गोइंग टू गिव अस अ डायरेक्ट एज ओवर आवर कॉम्पिटिटर्स इन दी एग्ज़ाम, है ना, राइट? तो हमारा जो आज का एजेंडा है वो भी उसी की तरफ डायरेक्टेड है कि किस तरह से क्रिटिकल रीजनिंग में जो मेंस के एग्ज़ाम्स में नॉर्मली रीजनिंग सेक्शन में आप 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, उनको कैसे आप हैंडल कर सको और किस तरह से कम टाइम में उसके लिए प्रिपेयर कर सको। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो अभी तक, अगर अभी आपने मेरे से प्रिपरेशन किया है, यू हैव प्रिपेयर्ड अंडर माय गाइडेंस, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। उसके बारे में भी बात करूँगा। नाउ सो रीजनिंग के जो वो 10 से 12 मार्क्स है, किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं, और क्रिटिकल रीजनिंग का जो और एक 8 से 10 मार्क्स का एप्लीकेशन हमें इंग्लिश सेक्शन में मिलता है, उसके लिए भी हम रेडी हो जाए, राइट? सो ये ऑलमोस्ट यू नो इफ यू आर गुड एट क्रिटिकल रीजनिंग, जो लोग मुझसे आरसी पढ़े हैं उनको पता है कि किस तरह से वो इंग्लिश में भी एक 7-8 नंबर का एज दे देता है दूसरे लोगों से। और यही हमारा भी टारगेट है कि मेंस आते तक हमारे अंदर भी वो कैपेबिलिटी हो जाए। आपको भी वही टारगेट करना चाहिए। सो उसी डायरेक्शन में आज का एजेंडा है। क्या क्या है? पहला तो इन द एकेडमिक पार्ट वी आर गोइंग टू रिवाइज सम इम्पॉर्टेंट सीआर कॉन्सेप्ट्स, 3 टू बी प्रिसाइज। 3 इंपॉर्टेंट सीआर कॉन्सेप्ट्स को उठाएंगे जो बार बार रिपीट होते आए हैं हमारे एग्जाम्स में, और उन 3 कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, राइट? एंड वी विल ऑल्सो प्रैक्टिस सम गुड सीआर क्वेश्चंस ऑन दोज टॉपिक्स। ओके, तो हर एक टॉपिक के ऊपर 2 क्वेश्चन करेंगे ताकि एक क्वेश्चन से आपको समझ में आए और एक क्वेश्चन में आप खुद से भी लगा पाओ, राइट? दोनों क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, बट एक में ताकि आपको यू वर्क टूवर्ड्स योर इम्प्रूवमेंट, वो जो है आप कर पाओ। तो ये होगा एकेडमिक पार्ट में। अच्छा, मैंने ये भी कहा कि गाइडेंस भी होगा, तो वो किस चीज़ के बारे में होगा? जो इश्यूज बार बार स्टूडेंट्स का मेरे सामने आ रहा है, एंड दे आर रीचिंग आउट टू मी कि सर ये हमारे इश्यूज हो रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग में, और क्रिटिकल रीजनिंग का जो एप्लीकेशन आ रहा है इंग्लिश में उसमें, और वो ये है कि सीआर को हम लोग कम टाइम के अंदर, एक लिमिटेड टाइम के अंदर कैसे प्रिपेयर करें, किस तरह से सीआर को प्रिपेयर करें तो वो सही तरीका होगा, राइट वे होगा। और दूसरा, सीआर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि एक प्रॉब्लम बहुत फेस करने को मिल रही है कि सीआर में लोगों के ज़्यादातर डाउट्स जो है 2 रीज़न से हो रहे हैं। एक तो वो सही तरीके से सीआर को पढ़ नहीं रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को ठीक तरीके से बिल्ड नहीं कर रहे हैं, एक तो इससे। दूसरा, बिकॉज दे आर यूजिंग सबस्टैंडर्ड क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि वो सबस्टैंडर्ड क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनके आंसर्स खुद ही गलत है, जिनके क्वेश्चन के आर्टिकुलेशन में गड़बड़ है। तो हो क्या रहा है, स्टूडेंट्स आर स्टार्टिंग टू डाउट देयर ओन कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज, जबकि हो सकता है कि वो सही है और जो क्वेश्चन जिन्होंने बनाया है वही कंफ्यूजिंग तरीके से बनाया है, और उसके एंड दैट्स अ सबस्टैंडर्ड क्वेश्चन, शुड नॉट बी डन, राइट? तो ये जो है एक इशू भी बहुत बड़ा सामने आ रहा है, खास करके वो लिए जिन लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को किया है, वो डाउटफुल हो जाते हैं कि सर जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हमें लगता है गलत है, और फिर आपसे जब पूछते हैं तो आप बताते हो रिव्यू करके कि हाँ ये तो क्वेश्चन गलत था, राइट? तो हम करें कहाँ से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? तो ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट
चीज़ का सोल्यूशन हमें करना है और आज के सेशन में करना है। तो आखिर तक ये सेशन को देखते रहिए, क्वेश्चंस करते करते बीच बीच में मैं इन चीज़ों का जो है सोल्यूशंस देता रहूँगा। ओके, राइट। चलिए, सो बिफोर वी मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे एंड क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑब्वियसली क्वेश्चन के थ्रू ही टॉपिक को रिवाइज करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आप मेरे इंग्लिश एंड सीआर की जो टेलीग्राम ग्रुप है, ओपन टेलीग्राम ग्रुप है, उसके पार्ट नहीं हो तो उसका पार्ट बन जाइए इमीडिएटली। वहीं पे मैं इस सेशन का और जो भी सेशन मैं यूट्यूब पे लेता हूँ उनके पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और तो और उनमें कुछ एक्टिविटीज़ भी करा रहा हूँ और कुछ और कराने वाला हूँ जो कि इंग्लिश और सीआर से रेलेवेंट हो, तो वो भी आप मिस नहीं करोगे। ठीक है, ऑलमोस्ट मोर देन 5000 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, तो अगर आप नहीं हो नीचे लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। करेंगे कैसे? आप क्वेश्चन पे जो है पॉज करके उसको करने की कोशिश कीजिए एंड देन रिज्यूम इट एंड लुक एट द वे आई अप्रोच द क्वेश्चन। ठीक है ना, राइट? तो आई विल मूव आउट फ्रॉम द स्क्रीन फॉर अ मोमेंट, यू पॉज द लेक्चर एंड डू दिस क्वेश्चन। डन? ओके, चलो अब मैं आ जाता हूं। क्या बोला है? रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एंड चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एन अजम्पशन ऑन विच ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड। अब मैंने आपको कुछ बताया नहीं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। क्यों दिया दोस्तों? वो इसलिए दिया ताकि मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को जब कर रहे हो तो आप अपनी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है उसको चैलेंज करते हुए आगे बढ़ो, राइट? तभी तो जब मैं आपको सोल्यूशन दूंगा कि इसको कैसे करना है, उसका वैल्यू आपको समझ में आएगा, क्योंकि चैलेंज फेस करोगे तभी तो सोल्यूशन का वैल्यू समझ में आएगा। अब मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, सोल्यूशन ऑफ हाउ टू अप्रोच द अजम्पशन क्वेश्चन। ठीक है, ये अजम्पशन क्वेश्चन है ना, उसके लिए। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही मैं आपको कुछ चीजें अजम्पशन के बारे में बता दूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग उसके बारे में पता नहीं होता है एंड दैट्स व्हाई दे डू प्रिलिमिनरी लेवल ऑफ मिस्टेक इन अजम्पशन। तो अजम्पशन के बारे में क्या क्या चीजें मुझे आप लोगों से शेयर करनी है वो आपको दिखाता हूं। पहली बात देखो, अजम्पशन जो है वो ऑथर का अजम्पशन होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। आपका अजम्पशन नहीं मांग रहा है वो, आप क्या अज्यूम करोगे इस पर्टिकुलर पैसेज को पढ़ के, ये नहीं मांग रहा है। पहली बात तो ये है, they are asking you what the author must have assumed before to come to the conclusion that he has come। ठीक है, राइट? अब उसमें क्या चीज है, जो भी ऑथर एज्यूम किया होगा वो एट द बैक ऑफ द माइंड ऑथर के एक रूल होगा, जनरल प्रिंसिपल होगा। तो अजम्पशन नॉर्मली जनरल होता है। जनरल का मतलब क्या होता है कि जो अजम्पशन का स्कोप होता है ना, जिन वेरिएबल्स को लेके वो डील करता है, वो जो पैराग्राफ में है उसका या उससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, राइट? इसके बारे में मैं डिटेल में क्वेश्चन कराते वक्त करूंगा, बिकॉज नहीं तो आपको वो रिलेट नहीं कर पाओगे। दूसरा, जो भी फैक्ट दिया गया है आपके स्टेटमेंट में और या प्रेमाइज दिया गया है और जो कंक्लूड किया है ऑथर ने, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, इसको ब्रिज करता है अजम्पशन। इसको ब्रिज करने का काम अजम्पशन करता है। और अजम्पशन के क्वेश्चन को करने का एक तरीका मैं आपको बता सकता हूं, जिसको कहते हैं निगेशन। शॉर्टकट भी बोल सकते हो, तरीका भी बोल सकते हो। होता क्या है कि अजम्पशन इज द बेस ऑन विच ऑथर हैज डिलीवर्ड हिज आर्ग्यूमेंट एंड कंक्लूजन, राइट? अब इफ इट इज द बेस, अगर मैं बेस को वीकन कर दूं, अगर मैं बेस को झुटला दूं, नेगेट कर दूं, तो जिसके आधार पे उन्होंने, अजम्पशन के आधार पे उन्होंने कंक्लूड किया है, वो कंक्लूजन भी वीकन हो जाता है। तो जिस ऑप्शन को निगेट करने से आपका कंक्लूजन वीकन हो जाता है, वो आपका अजम्पशन हो सकता है, राइट? ओके, एंड ऑब्वियसली ये रीस्टेटमेंट नहीं हो सकता है अजम्पशन, क्योंकि वो स्टेटेड ही नहीं होता है। कोई आर्ग्यूमेंट में वो उसका कोई मेंशन ही नहीं होता है। वो जो ऑथर ने खुद ने सोचा होगा और उसके बेसिस पे किया होगा। अब ऑब्वियसली वो आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। अच्छा, इसमें डेफिनेटली यू हैव टू गो इनटू मोर डिटेल्स एंड अंडरस्टैंड कि जनरल स्कोप कैसे होता है, स्पेसिफिक स्कोप कैसे होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए शायद ना ज़रूरी पड़े, लेकिन आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको क्या रेफर करना है वो मैं अगले स्लाइड में बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप
मैं इसको कैसे अप्रोच करता हूं, तो उस अप्रोच से समझने की कोशिश कीजिए कि आपको कैसे करना था इसको। In its wisdom, the Joint Parliamentary Committee on the Personal Data Protection Bill 2019 has made older teens aged 14 to 17 years entirely dependent on their parents for what they access online and has not allowed for differentiated ages of content. तो एक बिल पास हुआ, उस बिल में 14 से 17 साल के बीच में जो टीन हैं उनको डिपेंडेंट बना दिया गया है पेरेंट्स के ऊपर उनके ऑनलाइन एक्सेस के लिए। तो कोई और डिफरेंशिएशन नहीं गया है कि ऐसा नहीं कि 14 से 17 साल में बड़े बच्चे भी आ जा रहे हैं तो उनका भी खुद का एक कंसेंट होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उनको पूरा ही पेरेंटल कंसेंट के अंडर ही डाल दिया गया है। ठीक है, यही बोल रहा है। दिस विल डिस्प्रोपोर्शनेटली, ये डिस्प्रोपोर्शनेटली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपैक्ट एक्सेस टू द इंटरनेट फॉर एडोलेसेंट्स स्पेशली इन रूरल एरियाज। अब देखो ये फैक्ट है। फैक्ट क्या होता है? कोई भी डेटा है ना, और ये क्या है? ये कंक्लूजन है। मैंने आपको पीछे जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं, यूट्यूब में भी जो लिए हैं, उनमें भी बताया है कि फैक्ट और कंक्लूजन मिला के क्या होता है दोस्तों? यस, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, राइट। अब ये आर्ग्यूमेंट का आधार जो है वो अजम्पशन हमें निकालना है। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है? कंक्लूजन कह रहा है कि ये जो मूव है, ये जो बिल है, ये डिस्प्रोपोर्शनेटली इंपैक्ट करेगा। डिस्प्रोपोर्शनेटली मतलब नेगेटिवली, इस कॉन्टेक्स्ट में तो नेगेटिवली, बहुत ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा एक्सेस ऑफ इंटरनेट टू एडोलेसेंट्स स्पेशली इन रूरल एरियाज, राइट। मतलब जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। डिस्प्रोपोर्शनेटली का यही मीनिंग हुआ ना कि उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। शायद अर्बन को उतना ना करे, बट उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। और इस की जो फ्रेमिंग से भी समझ में आ रहा है कि द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द इंपैक्ट नॉट इन ए वेरी पॉजिटिव सेंस। तो अब यहां पे व्हाट इज द अजम्पशन? ऑथर के दिमाग में अजम्पशन क्या है कि पेरेंट के अंडर सारा कुछ 14 से 17 साल की उम्र के बच्चों का अगर मैंने डाल दिया तो वो अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, अगर ये कंक्लूजन है बहुत अच्छा नहीं है, क्यों है ऐसा? ऑप्शंस देखते हैं। इंटरनेट इन रूरल एरियाज इज लेस एक्सेसिबल। अच्छा, इंटरनेट अगर रूरल एरिया में लेस एक्सेसिबल है, ये अजम्पशन है, बट इस अजम्पशन के लिए ऑथर को ये डेटा देने की तो जरूरत नहीं थी ना। हमें क्या करना है? ब्रिज करना है, ब्रिज द गैप बिटवीन फैक्ट एंड कंक्लूजन। अब फैक्ट है, पेरेंट के हाथ में दे दिया गया, इसीलिए प्रॉब्लम है। तो इंटरनेट रूरल एरिया में अगर प्रॉब्लमेटिक है तो उसमें पेरेंट के हाथ में दिया नहीं दिया उससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो दिस इज नॉट अ वैलिड अजम्पशन। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंशिएटेड एजेस, ऑथर के दिमाग में नॉट अ वैलिड अजम्पशन। डिफरेंशिएटेड एजेस ऑफ कंसेंट वुड हेल्प एटलीस्ट फ्यू सेक्शंस ऑफ टीन्स सम अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इंटरनेट। अच्छा, ये यहां पे कह रहा है कि ऑथर एज्यूम ये कर रहा है कि अगर अलग अलग एजेस में कंसेंट दिया जाता, 14 को कम, 15 को थोड़ा सा ज़्यादा, 16 को ज़्यादा, उससे क्या होता है? एटलीस्ट फ्यू सेक्शन ऑफ टीन्स को नॉन रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इंटरनेट मिलता। अच्छा, ये एज्यूम करना ऑथर के लिए जरूरी है ये बोलने के लिए? क्या ऑथर पूरे नॉन रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस के फेवर में भी है? पता नहीं है, इतना तो डेटा ही नहीं है, राइट। मैंने आप लोगों को एक बात बोला था कि एक ब्रिज होता है और एक जनरल आइडिया होता है। जनरल आइडिया पे अभी आएंगे हम लोग। ये जो ब्रिज नहीं कर रहा है यहां का डेटा और इसके को ब्रिज ही नहीं कर रहा है वो। ओके ना, अच्छा, इसको निगेट करके भी देख लेते हैं कि नहीं, डिफरेंशिएटेड एजेस ऑफ कंसेंट से भी ऐसा कोई नॉन रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं होगा। तो अगर वो है भी तो भी ऑथर ये बोल सकता है यहां पे, राइट ना। पेरेंट्स आर नॉट वेल वर्स्ड विथ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन रूरल एरियाज। आप देखो यहां पे पहली बात, ऑथर अगर ये सोचता है कि पेरेंट को खुद ही नहीं पता है इंटरनेट के बारे में, तो वो बच्चों के लिए क्या सही है और कब देना चाहिए नहीं देना चाहिए कैसे बोलेंगे? तो वो इसीलिए ऑथर को ये लग रहा है कि डिस्प्रोपोर्शनेटली इंपैक्ट करेगा रूरल बच्चों को, क्योंकि रूरल पेरेंट्स को ही नहीं पता है ज्यादातर केसेस में। तो ये ब्रिज कर रहा है कि ये डेटा, ये फैक्ट डिस्प्रोपोर्शनेटली इंपैक्ट करेगा। वाई? ऑथर के दिमाग में रीजन है ये, राइट। हो सकता है अब इसको नेगेट करें।
अगर पेरेंट्स वेल वर्स्ड है तो क्या इंपैक्ट करेगा? नहीं, पेरेंट्स खुद जानेंगे कि कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए। जब नहीं होंगे तभी तो इंपैक्ट करेगा। तो कब देना चाहिए नहीं देना चाहिए उनको अगर पता हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो देयरफॉर अगर इसको मैंने निगेट कर दिया भाई साहब, तो यहां पे मेरा कंक्लूजन भी निगेट हो जाता है। देन इट विल हैव नो डिस्प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट, इट विल हैव द राइट इंपैक्ट, द इंपैक्ट दैट हैज बीन थॉट ऑफ इन द बिल। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन इज मिसिंग द पॉइंट ऑफ एक्सेसिबिलिटी एज पर प्रपोज्ड रेस्ट्रिक्शन। अब यहां पे देखो क्या है, डेटा प्रोटेक्शन की बात आ रही है, ये तो आउटसाइड द स्कोप हो गया। तो कहां से क्या है, इतना तो हमारे पास डेटा ही नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया। हो सकता है कि इनमें कुछ टर्मिनोलॉजीज और करने का तरीका आपको लगे कि सर ये आपने कैसे कर दिया, यहाँ पे आपने क्या कोई शॉर्टकट लिया, इस तरह से आप आर्ग्यूमेंट पे कैसे आ गए, ऐसा लग सकता है, राइट? बिकॉज यहां पे तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं। मेरा एजम्पशन भी है एट द एंड ऑफ द डे कि आपने मेरे पिछले क्लासेस देखे हैं, राइट? तो अगर आपने नहीं देखा है तो ये एकदम से बहुत नया लगेगा। तो उसके लिए आई विल बी आई हैव थॉट ऑफ समथिंग। तो क्या मैंने सोचा है वही मैं बता रहा हूं। अच्छा, इसका आंसर पहले बता दूं, सी है। अगर आपका सही आया है और रीजन भी सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका गलत आया है और आपका सही आया है, आपको रीजन नहीं पता, तो आपको शायद समझ में आ गया है अभी। और नहीं कुछ अगर कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में डालो, ताकि आई कैन गो थ्रू इट एंड सी कि आप कहां पे गड़बड़ कर रहे हो सोचने में। ठीक है, ओके। अब मैं आपको क्या कहा था कि ये जो इसका जो बेसिस है इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। एक क्वेरी आप लोगों की थी कि सीआर को लेस टाइम में कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए। तो उसके लिए स्टार्ट अच्छी होनी जरूरी है, स्टार्ट सही होनी जरूरी है। और पता है, क्रिटिकल रीजनिंग का पहला कॉन्सेप्ट जो आपको करना चाहिए विदाउट फेल, कुछ भी कभी भी आप प्रिपेयर करोगे तो क्या होना चाहिए? अजम्पशन। क्योंकि वही है आर्ग्यूमेंट का बेस, और आर्ग्यूमेंट बेस सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं वो अजम्पशन ना समझ के आप करने जाओगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही दोगे। ठीक है, अभी यहां पे ही कितने सारे मैंने कॉन्सेप्ट्स यूज किए उस पीछे क्वेश्चन को करने के लिए। मैंने लेमैन की तरह समझाने की कोशिश किया, बट स्टिल कॉन्सेप्ट्स को तो रेफर करना पड़ता ही है। तो अगर आप इसको सही तरीके से अजम्पशन को समझना सीखना चाहते हो तो आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। मेरा मास्टर क्रिटिकल रीजनिंग का जो बैच है उसमें अजम्पशन कॉन्सेप्ट लेक्चर को, जो पहला लेक्चर है, उसको मैंने लिमिटेड पीरियड के लिए फ्री कर दिया है। ठीक है, उसको मैंने लिमिटेड पीरियड के लिए फ्री कर दिया है। जाओ उसको देख लो, आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा कि अजम्पशन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, राइट? तो वो से आप, और फिर अब जब यहां पे वापस आओगे और देखोगे, ओ अच्छा, इसलिए सर इतने जल्दी जल्दी उसको समझ पा रहे थे। जल्दी समझे कैसे? उस तरह से। ऑब्वियसली मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा, एंगेज करके एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ताकि आपको समझ में आए। लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप कैसे करोगे? जल्दी करोगे। क्यों जल्दी करोगे? वाई? बिकॉज यू वुड हैव द बेसिक्स ऑफ इट। तो स्टार्ट द राइट वे, और उसके लिए मैं आप लोगों को एक हेल्प कर दे रहा हूं। मेरा अजम्पशन का जो लाइव लेक्चर का बैच का रिकॉर्डिंग है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए मैंने वहां पे फ्री में फ्री एक्सेस दे रहा हूं। आप अगर सीरियस कैंडिडेट हो तो जाओ उसको देख लो, आपको क्लैरिटी आ जाएगा अजम्पशन को अप्रोच कैसे करना है, और उसी के हिसाब से सीआर का अप्रोच भी समझ में आ जाएगा। जिसके उसके बारे में तो मैं थोड़ा और भी बता दूं सीआर के बारे में। देखिए, आप लोगों का जो एक इशू है ना कि लेस टाइम में सीआर को कैसे किया जाए, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पहले वो अजम्पशन का वो देख लो, और उसके बाद या उससे पहले ये वाला प्लेलिस्ट को जो है कंप्लीट कर लो। राइट? अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो, अगर आप उस बैच से तैयारी कर रहे हो, हमारे इस बैच से तैयारी कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। बैच से आपको जो है ऑर्डर में क्लासेस करनी है, एंड यू आर डन, यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। कुछ नहीं करो और, राइट? ऑब्वियसली एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप यूट्यूब के ये सेशंस को अटेंड कर सकते हो, बट आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लो। नीचे मैं लिंक दे दूंगा यूट्यूब का जो प्लेलिस्ट है। ओके, नाउ अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। मैंने क्या कहा था? हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं 2 क्वेश्चन दूंगा। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया साथ में, अब दूसरा वाला आप ट्राई कीजिए,
वही चीज़ें लगा के कि आपका जो फैक्ट है और जो कंक्लूजन है या प्रीमाइस है, जो कंक्लूजन है उसको ब्रिज करेगा हमारा अजम्पशन, और नेगेट करके भी देख सकते हैं आप। चलिए, पॉज द लेक्चर एंड डू दिस क्वेश्चन। डन, वेरी गुड। चलो अब हम लोग इसको करते हैं। The Central Vista project is making optimal use of the land while providing world-class facilities for parliamentarians and our government staff that is necessary for a functioning 21st century democracy. अच्छा, ये नेसेसरी है, एक ओपिनियन ऑथर ने यहां दिया कि ये नेसेसरी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो हो रहा है, फैक्ट क्या है कि वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे रही है और ये नेसेसरी है 21st सेंचुरी डेमोक्रेसी के लिए, की फंक्शनिंग के लिए। ओके, सिमिलरली the development that is taking place in spiritual capital of Kashi will enhance the experience and visitors of visitors and improve the living standards of its residents. क्या हो रहा है? Similarly, मतलब यही ऐसे ही डेवलपमेंट एक्टिविटी जो काशी में हो रही है उससे होगा क्या? ऑथर का क्या ओपिनियन है, कंक्लूजन है? उससे होगा कि एक्सपीरियंस ऑफ विजिटर्स जो है इंप्रूव होगा, एनहांस होगा, और लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है रेसिडेंट्स के वहां पे इंप्रूव होगा। ठीक है, यही है। अच्छा, ओके। तो फैक्ट ये है कि डेवलपमेंट एक्टिविटी वो चाहे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो चाहे सेंट्रल विस्टा का हो, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जैसे सेंट्रल विस्टा का डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रहा है, वैसे ही कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी काशी में भी हो रहा है, वो वहां के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। There are indigenous developments going on in India. अब ये यहां पे ना बहुत सारे लोग इसको मार्क करके आ जाएंगे। Why? Because they are answering it as an inference and not as an assumption question. क्या ऑथर को ये अज्यूम करने की जरूरत है इसको देने के लिए? वो तो फैक्ट में दे ही रहे हैं ना कि डेवलपमेंट हो रहा है, उनको अज्यूम करने की क्या जरूरत है? नहीं है। अज्यूम वो कोई रूल करेंगे। ऑथर हमेशा कोई रूल या प्रेमाइस या कोई कंडीशन है ना, इस तरह की चीज अज्यूम करेंगे ताकि वो कंक्लूजन पे पहुंचने में उनको हेल्प करे। ये तो फैक्ट है, इसको हटा दो, है ना, राइट ना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब वो फ्लैगशिप है या चाहे नहीं है, ऑथर तो फिर भी नेसेसरी बोल सकते हैं, ऑथर तो फिर भी बोल सकते हैं कि काशी में जो हो रहा है वो अच्छा है, राइट। तो ये एलिमिनेट हो गया। 21st century democracy needs to have new parliamentary building and world class facility. यार ये ना ऑथर ने ऑलरेडी स्टेट कर दिया, ये एक तरह से रीस्टेटमेंट हो गया, और वो तो हमारा एजम्पशन नहीं हो सकता है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दे सकते हैं। द ऑप्टिमल यूज ऑफ लैंड, ऑप्टिमल यूज ऑफ लैंड। अच्छा, ऑप्टिमल यूज ऑफ लैंड के बारे में कहां बोला है? ये यहां पे ये ऑप्टिमल यूज ऑफ लैंड फैक्ट यूज किया गया है। enhances the development of a particular place which in turn helps in building a good experience among the residents. यहां पे परफेक्ट एग्जांपल है आपके जनरल का। देखो क्या, अच्छा यहां पे सेंट्रल विस्टा में ऑप्टिमल यूज ऑफ लैंड हो रहा है जिससे पार्लियामेंटेरियंस के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दिया है। जब हम यहां पे सिमिलरली यूज कर रहे हैं तो किस चीज के लिए सिमिलरली यूज कर रहे हैं? ऑप्टिमल यूज ऑफ लैंड के लिए, यही डेवलपमेंट का एस्पेक्ट के लिए, और उसकी वजह से ऑथर बोल रहे हैं लिविंग स्टैंडर्ड और एक्सपीरियंस बेटर होगा काशी का। काशी के बारे में कंक्लूड कर रहे हैं। तो ऑथर इन जनरली ये बिलीव करते हैं जब इस तरह के डेवलपमेंट एक्टिविटी होता है जो कि ऑप्टिमल यूज ऑफ लैंड सिमिलरली दिया हुआ है ना, तो ये ऑप्टिमल यूज ऑफ लैंड पे होता है, वो एनहांस करता है एक्सपीरियंस को। ये बिलीव करते हैं, इन जनरल ही ये बिलीव करते हैं। तभी तो काशी में जब ये हो रहा है, ऑथर बिना किसी हिचकिचाहट के बोल सकते हैं कि हां भाई काशी में भी इंप्रूवमेंट होगा। एक्सक्यूज मी, गेटिंग माई पॉइंट, राइट। ये है आपका जनरल, जो मैं बोलता था ना जनरल, ये देखो जनरल। उसमें जैसे गैप वाला, ब्रिज वाला ज्यादा समझ में आया था पिछले वाले में, इसमें जनरल वाला आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये अगर रूल ऑथर के दिमाग के पीछे होगा तो ऑटोमेटिकली ऑथर यही कंक्लूजन पे आएंगे। निगेट करके देख लो, नेगेटिव टेक्निक है ना आइडेंटिफाई करने का। भाई ऑप्टिमल यूज से जो है एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है रेसिडेंट्स के अंदर, तो कभी ऑथर ये बोल पाते काशी में ऐसा होगा? क्यों, काशी कोई एक्सेप्शन है? और अगर है तो ऑथर को बोलना चाहिए था एक्सेप्शन है, वो तो बोले नहीं है वो। तो देयरफॉर अगर इसको नेगेट करते हैं तो हमारा कंक्लूजन भी
गलत, झूठा हो जाता है। और इसीलिए जिसको निगेट करने से, अगर फाउंडेशन है ना अजम्पशन, अजम्पशन को निगेट करने से, अगर मैं फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग है अजम्पशन, अगर मैंने फाउंडेशन को तोड़ दिया बिल्डिंग गिर जाएगी। वैसे अजम्पशन को निगेट कर दिया तो मेरा कंक्लूजन है जो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है वो भी गिर जाएगा। वही हुआ, यहां पे गिर गया वो कंक्लूजन। तो इसीलिए अब ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन बिल्डिंग को गिरा के हम बोल सकते हैं कि बिल्डिंग का फाउंडेशन वो था, फाउंडेशन को तोड़ के, राइट। वो बिल्डिंग के केस में तो नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पे तो हो सकता है, क्योंकि यहां पे तो हम कागज कलम में कर रहे हैं इसको। तो इसीलिए डी इज द आंसर इन दिस केस। दोनों तरीके से मैंने आपको इसको प्रूव करके दिखा दिया। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट के ऊपर। ट्राई कीजिए इसको। डन दोस्तों? ओके, लेट्स नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन है स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट का। अब देखिए यहां पे दोस्तों क्या हो रहा है, हमने पिछले में किया था अजम्पशन के क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन में मैंने आपको आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया था। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? क्रिटिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं? जो ऑथर फैक्ट प्लस प्रेमाइस के बेसिस पे जो कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन, ये दोनों को मिला के इस सेट को जो है आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। लेमन टर्म्स में समझते हैं इसको, एक सिंपल फॉर्म में। देखिए ऑथर कुछ भी लिखते हैं यहां पे, वो एक आइडिया को हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तभी लिख रहे हैं। और ये जो उनकी जो कम्युनिकेशन की जो मूल बात है, द क्रक्स ऑफ व्हाट ही वांट्स टू से इज इन हिज कंक्लूजन। और इस कंक्लूजन पे अराइव करने के लिए वो कुछ डेटा देते हैं और कभी कभी कुछ कंडीशन देते हैं। कुछ अनसेड प्रिंसिपल रूल उनके दिमाग में रहते हैं जिनको हमने देखा कि वो एजम्पशन होते हैं, बट उनके अलावा भी वो कुछ डेटा देते हैं, फैक्ट्स देते हैं और कुछ कंडीशन देते हैं जिसके ऊपर बेस करके वहां पे कंक्लूजन को वो स्टेट करते हैं। तो ये इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब जैसे ही हम कहते हैं स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, तो व्हाट डू आई मीन? आई मीन कि ऐसा कुछ डेटा दो, ऐसा कुछ कंडीशन दो, या ऐसा कुछ रूल दो, प्रिंसिपल दो, जो ऑथर का लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है, जिस तरह से ऑथर उस कंक्लूजन पे आ रहे हैं, यही लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है ना, उस कंक्लूजन को सपोर्ट करे, उस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करे। इसको कहते हैं स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट। ऑब्वियसली इसी का उल्टा वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट होगा, जिसमें हमें उस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को अपोज करना है, ताकि जिस डायरेक्शन में कंक्लूजन है उस डायरेक्शन में के ऑपोजिट में कंक्लूजन हमारा फ्लो करने लग जाए, तब वो वीकन हो जाएगा, राइट? ओके, तो ये इसका कॉन्सेप्ट तो अब आपको मैंने शॉर्ट में समझा दिया। अब इसके करने का तरीका क्या होता है वो भी दिखा देता हूं। देखो इसमें आंसर्स जो है ना प्रायोरिटी में डिवाइडेड हो सकते हैं। मतलब एक 5 ऑप्शन में ऐसा हो सकता है कि आपके मल्टीपल ऑप्शन सही लगे, तो किसको आपको चूज करना चाहिए, उसके लिए है ये प्रायोरिटी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये प्रायोरिटी का कोई इंप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि यहां पे मल्टीपल आंसर्स ऑप्शंस हो सकते हैं। आंसर ये वो ऑलरेडी ऑप्शंस में इंटीग्रेटेड है। ओके, ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, इसमें क्या अज्यूम किया जा रहा है कि मल्टीपल हो सकते हैं। बट जहां पे सिर्फ 5 ऑप्शंस सेंटेंसेस में दिए रहते हैं, वहां पे ये काम आएगा। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट वैसे ही काम आएगा, प्रायोरिटी वहां पे काम आएगा। अब मैं बताता हूं आपको, अगर आपके ऑप्शंस में कोई ऐसा ऑप्शन है जो अजम्पशन को स्टेट कर रहा हो, राइट, तो उसको ऑपोजिट नहीं होगा, सपोर्टिंग असर्शंस, पॉजिटिव असम्पशंस एंड सपोर्टिंग असर्शंस। मतलब अगर जो भी, देखो जो असम्पशन है वो तो सपोर्ट करता है ना कंक्लूजन को, तो वो तो एक सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट हो जाता है। वैसे ही अगर कोई ऐसा असर्शन है, ऐसा स्टेटमेंट है जो सपोर्ट कर रहा है कंक्लूजन की डायरेक्शन को, ऐसी चीजें हाई प्रायोरिटी होती है, पहले नंबर पे होती है। सेकंड, अगर कोई फैक्ट है या कंडीशन है जो सपोर्ट कर रही है हमारे कंक्लूजन के डायरेक्शन को, वो हमारा सेकंड लेवल पे आता है। और थर्ड लोएस्ट लेवल पे आता है रिजल्ट इन द सेम डायरेक्शन इन सिमिलर केसेस, इन एनालॉगस केसेस।
राइट। ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे मल्टीपल हो सकते हैं, इसमें से तीनों के तीनों हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे 5 ऑप्शन अलग अलग है वहां पे ये हाई मीडियम लो काम आता है। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं। इंडिया हैज सेट ब्रॉड टारगेट्स ऑफ वैक्सीनेटिंग 10 मिलियन हेल्थ वर्कर्स, 20 मिलियन फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड 270 मिलियन एल्डरली एंड दोज विथ कोमॉर्बिडिटीज बिफोर मूविंग टू द जनरल पॉपुलेशन। तो इंडिया ने वैक्सीनेशन का टारगेट बनाया जनरल पॉपुलेशन में जाने से पहले 10 मिलियन हेल्थ वर्कर, डेटा दिया है, फ्रंटलाइन वर्कर, देन एल्डरली को। While most countries struggle to secure enough vaccine doses, India currently has a problem of plenty. इंडिया के पास जो है ज्यादा वैक्सीन है। तो उस तरह से देखा जाए तो यहां पे कंक्लूसिव सेंटेंस जो है बहुत ज्यादा मुझे दिख नहीं रहा है। दोनों डेटा बेस्ड सेंटेंस दिख रहे हैं। यहां पे एक सेंटेंस बोल रहा है कि इंडिया ने ये डिसाइड किया कि पहले इन लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, फिर जनरल पॉपुलेशन पे जाया जाएगा। और ऑथर का ऑब्जर्वेशन है कि इंडिया के पास काफी सारा वैक्सीन है। अब हमें ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड इन द अबव पैसेज। तो एक आर्ग्यूमेंट मुझे दिखता है कि हमारे पास बहुत सारे वैक्सीन है, राइट। और एक डेटा दिया है कि इंडिया ने बहुत सारे लोगों को पहले देंगे, उसके बाद नॉर्मल जनरल क्राउड को देंगे। इंडियन कंपनीज लाइक सेरम इंस्टीट्यूट and Bharat Biotech have really risen to the task of vaccine manufacture. अगर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स अच्छा काम किए तो क्या वो सपोर्ट कर रहा है कि हमारे पास, क्या वो सपोर्ट करता है इस कंक्लूजन को या इस असर्शन को कि हमारे पास ज्यादा वैक्सीन है? तो जो वैक्सीन बनाने वाले हैं उन्होंने अच्छा काम किया तो ज्यादा वैक्सीन हो सकता है। यस, हो सकता है, सपोर्ट कर रहा है आर्ग्यूमेंट को। तो ये किस तरह का हो गया? ये हो गया सपोर्टिंग फैक्ट। तो ये हो सकता है। अब SII's tie up with Novartis for manufacturing the latter's vaccine, which has demonstrated encouraging efficacy, further bolsters our position. तो अगर कोई एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के साथ टाई अप किया है जिसके पास कोई फॉर्मूला था, उससे हमारा पोजीशन और बोल्स्टर होता है। क्या उस पर्टिकुलर डेटा, ये अगेन एक फैक्ट है, ये पर्टिकुलर डेटा हमारे यहां पे जो असर्शन है कि हमारे पास बहुत सारा वैक्सीन है उसको सपोर्ट करता है? एकदम करता है। नेक्स्ट, इंडिया हैज रिपोर्टेडली बुक्ड 1 बिलियन डोजेस विच शुड बी रेडी फॉर रोल आउट बाय द टाइम ऑफ प्रायोरिटी ग्रुप्स आर इनोकुलेटेड। 1 बिलियन डोजेस का बुकिंग किया है इंडिया ने, जो रेडी हो जाएंगे जब तक प्रायोरिटी ग्रुप्स को वैक्सीन दिया जाएगा। तो ये भी दिखाता है कि इंडिया के पास ये चीज करने का भी काफी स्कोप है। तो इंडिया ने जो ये चीज किया है उसके पीछे ये जो डेटा है ये और इसको स्ट्रेंथन कर देता है, सपोर्ट कर देता है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों देखो, तीनों के तीनों जो है स्ट्रेंथन कर रहा है और वेट दे रहा है जो यहां पे डेटा प्रोवाइड किया है ऑथर ने। हाँ, यहां पे मैंने जैसे पहले कहा कि डायरेक्ट कंक्लूसिव सेंटेंस कुछ नहीं है, डेटा के थ्रू ही है जो असर्शन है, राइट। बट ये तीन उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ऑल 1, 2 एंड 3 होगा हमारा आंसर। ठीक है, राइट। तो ये हो गया स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट। अगला क्वेश्चन मैं जो दूंगा वो वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट का होगा। ओके, दोनों क्वेश्चन एकदम एक दूसरे के जुड़वा भाई है, मतलब कन्वर्स बोल सकते हो। तो उसमें चेंज सिर्फ क्या आएगा? चेंज इसमें नेगेटिव एजम्पशन, अपोजिट असर्शन, उल्टा असर्शन, नेगेटिव एजम्पशन, अपोजिट फैक्ट, प्रेमाइस, राइट, अपोजिट डायरेक्शन रिजल्ट इन सिमिलर केसेस, यही आएगा। ओके, एकदम सिंपल। तो इस क्वेश्चन को कीजिए। लेट मी मूव आउट ऑफ द स्क्रीन। इस क्वेश्चन को पॉज करके कीजिए। डन, चलो, वेरी गुड। लेट्स सी। Because of the ease of organizing politically around traditional group identities, the balance between individual and traditional groups has shifted towards the latter. जो बैलेंस है वो ट्रेडिशनल ग्रुप आइडेंटिटीज की तरफ जो है मूव ऑन कर गया है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल से ज़्यादा ट्रेडिशनल ग्रुप्स में आसान है ऑर्गेनाइज करना पॉलिटिकली।
क्योंकि ऑर्गेनाइज करना ट्रेडिशनल ग्रुप में आसान है, इंडिविजुअल को सबको एड्रेस करना पड़ेगा, सबके बारे में बात करना पड़ेगा। उससे अच्छा ट्रेडिशनल ग्रुप बना के उनको एड्रेस करो तो पॉलिटिकली उनको एड्रेस करना आसान होता है। ये तो हमने पॉलिटिक्स में देखा ही है ना कि वेदर इट इज़ इन द नेम ऑफ कास्ट, रिलीजियन, लैंग्वेज, पॉलिटिशियंस हमेशा ग्रुप में बात करते हैं हमसे। वो ये ज़्यादातर केसेस में, वो चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी, ज़्यादातर केसेस में दे डोंट टॉक टू अस एज इंडिविजुअल। मेरे जॉब्स का क्या होगा, मेरे पढ़ाई का क्या होगा, मेरे घर पे पानी का क्या होगा, इंडिविजुअल इश्यूज से लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने डिस्कोर्स को ले गए हैं ग्रुप्स की तरफ, और वही यहाँ पे बोला जा रहा है इस स्टेटमेंट में। ऑन द पॉजिटिव साइड, इसका पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं, सोशली अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स have been able to bargain for their share of collective pie using the power of groups vote. Consequently, inequality has fallen. मैंने जो आपको डेटा दिया वो मैंने नेगेटिव साइड से दिया था कि इंडिविजुअल के ऊपर ना फोकस करके ग्रुप के ऊपर फोकस करते हैं। ऑथर ने जो दिया, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव की तरफ से दिया कि भाई इससे फायदा क्या हुआ, ग्रुप के पावर से अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को फायदा मिला, उन्होंने अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा या अपने लिए बेटर बार्गेन गवर्नमेंट से ले सके। और उसके वजह से क्या हुआ, क्योंकि वो अंडर प्रिविलेज्ड है, गवर्नमेंट से बेटर फायदे मिले, तो उनका उत्थान हुआ, वो दे रोज अप इन द रैंक्स ऑफ द सोसाइटी, एंड देयरफॉर इनइक्वालिटी बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स हैव बीन रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो ऑथर इस चीज को जो है पॉजिटिवली देखते हैं। तो ऑथर का डेटा ये है और कंक्लूजन ये है, ये दोनों मिला के एक आर्ग्यूमेंट बन रहा है, डेटा या फैक्ट जो भी बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वीकन द अबव कंटेंशन। अब इसको वीकन करना है, मतलब मुझे ऐसा कुछ देना है जिससे ये लगे कि नहीं भाई ऐसा कोई अच्छी चीज नहीं है ये, और इसके वजह से इनइक्वालिटी फॉलन नहीं है, या इस तरह का चीज जो नेगेटिव की तरफ या डाउट करता है, डाउट देता है हमें कि यार इससे तो अच्छा नहीं हुआ। Scheduled caste and tribes reservations have been extended to other backward classes. Okay, तो इससे क्या होगा, इससे क्या हम बोल सकते हैं कि उनको फायदा नहीं हुआ जिनके लिए था, बल्कि ये तो उल्टा ये दिखाता है कि शायद उनको फायदा हुआ होगा, इसीलिए और भी लोगों को ये दिया जा रहा है। तो देखते हैं, सीट इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर रिजर्व्ड फॉर हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड। ये तो कह रहा है कि रिजर्वेशन में होता क्या है, राइट। तो ये कैसे वीकन कर रहा है ऑथर के आर्ग्यूमेंट को। ऑथर बोल रहा है कि क्योंकि पॉलिटिकली ग्रुप को हम लोग एड्रेस करता है, इसका फायदा क्या होता है, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को ज्यादा फायदा मिल जाता है और उनकी वो लोग और इक्वल हो जाते हैं। तो ये उसको वीकन तो नहीं कर रहा है ये दोनों। सम मेंबर्स ऑफ अ कास्ट मे बी इन अ विलेज पुअरली सर्व्ड बाय अ लोकल गवर्नमेंट स्कूल, while other may be in a city with plenty of good schooling alternatives। अब देखो ये ऑप्शन क्या करता है, उसने बोला है अंडर प्रिविलेज कास्ट, नहीं। प्रिविलेज कास्ट बोला है, नहीं। उसने बोला कि एक कास्ट का, वो कोई भी कास्ट हो सकता है, कोई मेंबर रूरल एरिया में है जिनके पास अच्छा स्कूल लेके, कोई मेंबर अर्बन एरिया में उनके पास अच्छा स्कूल है, तो वो अंडर प्रिविलेज्ड और प्रिविलेज्ड का वो जो ग्रुप का डेफिनेशन है उसी पे हिट मार रहा है, उसी पे हिट मार रहा है। इट इज नेगेटिंग द प्रेमाइस हियर। वो अंडर प्रिविलेज ग्रुप के बेसिस पे बनाना पॉलिटिशियंस बनाते हैं, और यहां पे ऑप्शन ने दिया कि भाई सिर्फ ग्रुप पे नहीं, सिटी और रूरल भी तो अलग अलग होते हैं। एक ही ग्रुप का, मान लो प्रिविलेज का, मान लो अंडर प्रिविलेज का, एक ही ग्रुप का एक बच्चा जो रूरल में है वो डिसएडवांटेज है और जो अर्बन में है वो एडवांटेज है, तो क्या करोगे फिर? तो क्योंकि वो बच्चा उस ग्रुप से है और उस ग्रुप को गवर्नमेंट फायदा नहीं दे रही है तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये डाउट क्रिएट करता है इस पूरे सिस्टम के ऊपर, जिस सिस्टम को ऑथर ने बहुत ही टॉक्ड लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट इट, उसके ऊपर डाउट क्रिएट कर देता है, एंड दैट्स व्हाई दिस वीकेंस। और बाकी दो ऑप्शन तो ऑल ऑफ द नन ऑफ दीज है, सो इसीलिए इसका आंसर होगा सी। समझ में आया, राइट? ओके, अच्छा, इन सारे क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे हैं उनमें आपको कुछ और थॉट प्रोसेस आया था और उसको लेके आप बात करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में डालो, राइट? द मोर यू डिस्कस इन क्रिटिकल रीजनिंग द बेटर यू बिकम एट क्रिटिकल रीजनिंग। ओके।
चलो, सो दिस वॉज द अनदर टाइप। अब हमारा लास्ट टाइप बचा है इस सेशन के लिए, वो उसको हम लोग करेंगे, देखते हैं वो क्या है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन जो आप लोगों का और रह गया है, इशू सॉल्व करना। एक इशू मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है और एक इशू जो आप लोगों को एडवाइस करना है। सॉल्व क्या करना है आप लोगों को, करना तो आपको ही पड़ेगा, सॉल्व तो आपके इश्यूज अपने आपको ही करना पड़ेगा। मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि भाई प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो पहली बात तो कहाँ से ना करें। तो दोज हु आर लर्निंग बाय देमसेल्व्स, जो अपने से पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज माय डियर फ्रेंड्स डोंट प्रैक्टिस फ्रॉम अनवेरीफाइड सोर्सेस। ये मैं बहुत देख रहा हूँ, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में है वहाँ पे जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं वहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि लोग अनवेरीफाइड सोर्सेस से जब पढ़ते हैं, इधर उधर यूट्यूब से, पीडीएफ से, तो उससे होता क्या है, और पता भी नहीं रहता है किसने दिया है, जिन्होंने बनाया है उसको, उनको क्रिटिकल रीजनिंग आता है कि नहीं। तो उससे होता क्या है कि दे गेट रॉन्ग क्वेश्चंस, और उनका आंसर शायद सही है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है उनको अपने ऊपर डाउट हो जाता है। दोस्तों 200-300 क्वेश्चन करने से अच्छा है, खराब क्वेश्चन करने से अच्छा है 100 अच्छे क्वेश्चंस करो। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली अच्छे क्वेश्चंस करो, वहां पे भी कुछ डाउट होता है, वेरिफिकेशन चाहिए है तो कनेक्ट इन द ग्रुप, वहां पे तुम्हारे पीयर ग्रुप है, मैं हूं, वी विल हेल्प यू आउट। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। क्रिटिकल रीजनिंग में ज्यादा इज नॉट नेसेसरीली बेटर, गुड क्वालिटी क्वेश्चन इज बेटर। if you have a hold on good quality question, उसको 2 बार करना इज बेटर देन गलत क्वेश्चंस करना। नाउ प्रैक्टिस फ्रॉम, अच्छा तो वो गुड क्वालिटी क्वेश्चंस आप लोगों को कहां से मिलेगा? टॉपिक टेस्ट से मिल सकता है, मॉक टेस्ट से मिल सकता है। अच्छा एक तो हो गया कि मॉक टेस्ट में जब आप लोग दोगे तब तो भी कुछ सीआर की प्रैक्टिस हो जाएगा, जो मॉक टेस्ट दोगे आप लोग, प्लस वो वाले मॉक टेस्ट जो जिनके एग्जाम आप नहीं दे रहे हो, वहां से सीआर का क्वेश्चन उठा के आप कर सकते हो, राइट? ओके, अच्छा टॉपिक टेस्ट, सीआर के टॉपिक टेस्ट, जैसे स्मार्ट कीरा का सीआर का टॉपिक टेस्ट है, 100 क्वेश्चंस वहां पे है, अगर आपके पास वो है तो वहां से कर सकते हो। तो ऐसे वेरीफाइड सोर्सेज से किया करो। अच्छा, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशल मैसेज, आप लोग प्लीज सारे क्लासेस जो है मेरे सीआर मास्टरी बैच का उसका पूरा कंप्लीट कीजिए, इंक्लूडिंग सीआर मैराथन के जो क्लासेस है, वो जो सेपरेट कोर्स बना के मैंने क्लासेस दिए हैं उनको भी कीजिए। उससे एक बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑलरेडी हो जाएगा, सारे अच्छे वेरीफाइड क्वेश्चंस। फिर और आने वाले हफ्तों में आई एम गोइंग टू कंडक्ट सम सीआर क्लासेस, लाइव सीआर क्लासेस इन द सीआर मास्टरी बैच, उनको मिस मत करना, ठीक है? राइट, सो दिस इज फॉर दोज हु आर लर्निंग फ्रॉम मी। तो सीआर मास्टरी बैच में जो पुराने लेक्चर्स है वो पूरे देख लीजिए, प्लस जो नए वाले आने वाले हैं उनको अटेंड कीजिए, और सीआर मैराथन के भी जो लेक्चर्स है उनको कर लीजिए। तो इससे क्या, ये तो कीजिए, इससे क्या होगा, आप लोगों की जो बेस है, वो जो फाउंडेशन है, वो बहुत तगड़ी हो जाएगी, ठीक है? चलिए अब आते हैं लास्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, एंड दैट इज कोर्स ऑफ एक्शन। पहले ट्राई कीजिए दोस्तों, एंड देन वी विल डिस्कस। डन, वेरी गुड। चलिए लेट्स सी क्या बोलता है। द पैसेज गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट्स व्हिच मे और मे नॉट बी द कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द पैसेज। चूज द वंस व्हिच कैन बी करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। पहले बात तो ये हमेशा देखिएगा कि कोर्स ऑफ एक्शन में ना हमेशा आप जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। कोई भी अच्छी स्टेटमेंट दिख गया आपको रिलेटेड, वो आपका आंसर नहीं हो जाएगा। अगर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो स्टेटेड है आपके स्टेटमेंट में, उसका सोल्यूशन है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, उसमें फिर आपको क्या क्या करना है? फर्स्ट इज एलिमिनेट एस्केपिस्ट एंड रिग्रेसिव सोल्यूशन। प्रॉब्लम से भाग जाना कोई सोल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम को अनदेखा कर देना नो सोल्यूशन। इस तरह के सोल्यूशंस को हम लोग नहीं लेते कोर्स ऑफ एक्शन में। अच्छा, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट है और गवर्नमेंट को कुछ एक्ट करना है, तो यह ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं होता है कि मैं ये काम करूंगा, ये काम नहीं करूंगा। मतलब गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकता है कि मैं एजुकेशन में इन्वेस्ट करूंगा तो डिफेंस में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, नहीं, दोनों करना पड़ेगा गवर्नमेंट को।
ठीक है, बट इंडिविजुअल कह सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल को तो अपने रिसोर्सेज को वो करने पड़ते हैं, राइट। सो ये एक डिफरेंस है। कोर्स ऑफ एक्शन किसके लिए है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, फेयर ट्रीटमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। जब भी कोई कोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं, खास करके जब हम एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ कोर्स ऑफ एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और फाइनली 2 टाइप्स ऑफ एक्शंस रेलेवेंट टू प्रॉब्लम पॉसिबल। और रेलेवेंट टू प्रॉब्लम जो मैंने पहले कहा कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब रिएक्टिव, मतलब अभी ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे इस पेन को कम किया जाए। और प्रोएक्टिव मतलब ये चीज होने से कैसे रोका जाए। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड होता है, तो फ्लड में जिन लोगों को इफेक्ट हुआ है उनको कैसे रिलीफ मटेरियल दिया जाए, ये रिएक्टिव है। और फ्लड कैसे आगे से रोकना है वो प्रोएक्टिव है। ओके, राइट। सो इस तरह से आपको देखना है। अब इस क्वेश्चन को भी मैं इसी तरह से देखता हूं। इन recent years, deforestation rates have been rapidly increasing, leading to severe environmental consequences. बहुत तगड़ा environmental consequence हुआ deforestation के वजह से, गलत negative consequences. Forests play a crucial role in maintaining biodiversity, regulating climate, ये सब advantages है forest के, and providing ecosystem services. Ongoing deforestation, तो उनको हम काट रहे हैं, तो poses a significant threat to these vital ecosystem of the planet as a whole. तो ऑथर डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ है, ये क्लियर है। फॉरेस्ट के अच्छी चीजें उन्होंने गिनाया, और ऐसा करते रहेंगे तो हमें क्या लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होगा वो भी बताया है। ये ऑथर का कंक्लूजन है, सॉरी ये ऑथर का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें समझ में आ गया। अब हमें सॉल्व करना है या कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है। Implement stricter regulation and penalties for illegal logging and deforestation activities. Stricter regulation and penalties. सही दिख रहा है? अगर डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम है तो अगर इलीगल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उसको रोकना ही पड़ेगा, है ना, राइट। तो उसके लिए पनिशमेंट दो, ज्यादा पनिशमेंट दो, एकदम सेंस देता है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अच्छा, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। और यहां पे देखो कि ये शॉर्ट टर्म में ये डायरेक्टली इलीगल डिफॉरेस्टेशन को रोक सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस एंड एनकरेज रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स। देखा, ये अगर रिएक्टिव था, ये प्रोएक्टिव है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा करेगा। थर्ड, तो दोनों हो सकते हैं। रिड्यूस फंडिंग फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स एंड एलोकेट रिसोर्सेज टू अदर सेक्टर। वाह भाई वाह, मतलब प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट को बचा, मतलब चाहिए एनवायरनमेंट को बचाना, एनवायरनमेंट सेक्टर से पैसा हटा दो, जो नॉर्मली एक्चुअली गवर्नमेंट करती है, बट वो सही कोर्स ऑफ एक्शन तो नहीं हो रहा है ना। तो बोथ 1 and 2, बी इज द आंसर इन दिस केस। क्लियर है? ओके, चलो अब हम लोग करेंगे आखिरी क्वेश्चन ऑफ द डे। खुद ट्राई कीजिए एंड पॉज करके, एंड देन वी विल लुक एट इट। डन, चलिए देखते हैं। मोस्ट फ्री स्पीच केसेस लूज सब्सटेंस द मोमेंट द अक्यूज्ड इज ग्रांटेड बेल। The police lose interest in probing flimsy cases. The pre-trial arrest and long jail times are in effect the punishment. Only courts can put a stop to this. तो किस बारे में बात हो रही है? फ्री स्पीच के जितने भी केसेस है उनमें ऑथर के हिसाब से जो ट्रायल से पहले जो जेल होता है लॉन्ग टर्म के लिए, वो एक्चुअली में उनका पनिशमेंट हो जाता है। क्योंकि उनको अगर एक बार बेल मिल जाती है तो पुलिस, क्योंकि फ्लिम्जी केसेस होता है, उनको तंग करने के लिए पकड़ा होता है, इसीलिए पुलिस उनको जेल पे रखती है। बट अगर बेल हो जाता है तो उसके ऊपर फिर जाके आगे वो तहकीकात ज्यादा नहीं करते हैं। तो अब इसको ऑथर के हिसाब से only courts can put a stop to this by making the police realize that bail will be automatic. Granting a 7-day or 14-day custodies must stop unless there is a clear indication that the speech was intended to lead to violence. देखो, कुछ पार्ट ऑफ सोल्यूशन तो ऑथर ने खुद ने भी डाल दिया। प्रॉब्लम क्या है? फ्री स्पीच देने के वजह से पुलिस उनको, मतलब कोई भी स्पीच देने के वजह से उनको उनको बंदी बना लेती है, राइट। तो जिनको बंदी बनाते हैं वो बोलते हैं यार मेरा तो फ्री स्पीच का एक राइट है ना डेमोक्रेसी में,
और पुलिस बोलता है कि ये वायलेंस इंसाइट करना चाहते हैं, राइट? ओके, अब ऐसे केसेस में ऑथर का मानना है कि इससे स्टिफल हो रहा है फ्री स्पीच और कोर्ट को बेल को रूल बनाना पड़ेगा रादर देन उसको एक्सेप्ट, मतलब बेल को रूल बनाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि बेल अगर एक बार मिल जाता है तो पुलिस वैसे ही दे लूज द इंटरेस्ट इन द केस। नाउ कोर्सेज ऑफ एक्शन, कोर्ट शुड ऑर्डर मल्टीपल FIRs ऑन फ्री स्पीच अक्यूज्ड पर्सन। क्या ऑथर ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन मानेंगे? वो तो चाहते ही हैं कि ऐसे केसेस जो कि फ्लिम्जी ग्राउंड्स में है वो ना हो। तो ये तो हट गया, तो 1 हट गया, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। हमारे पास 2 और 3 है, तो 2 देख लेते हैं। अगर 2 है तो बोथ 2 और 3 ही आंसर होगा, क्योंकि और एक ओनली 3 है। द डिफॉल्ट पोजिशन ऑफ ऑल कोर्ट शुड बी टू इंस्ट्रक्ट पुलिस टू यूज अरेस्टिंग पावर स्पेयरिंगली इन फ्री स्पीच केसेस। ये इसी डायरेक्शन में है ना, ऑथर बोल रहे हैं कि भाई फ्री स्पीच को ऐसे स्टिफल मत करो। तो सेकंड भी तो वही दे रहा है कि कोर्ट को, और ऑथर ये भी बोल रहे हैं कि ये हाथ तो कोर्ट के हाथ में ही है। तो कोर्ट अगर ये बोले कि भाई अरेस्ट मत करो जब एकदम नेसेसरी ना हो, तो वो और एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन हो गया पुलिस को कि पुलिस देख के और यू नो इट वुड सी, इट वुड बी मोर केयरफुल, कॉशियस। ओके, तो ये तो होगा, अगर ये होगा तो सी आंसर होगा। ठीक है, यहीं पे मार्क कर सकते हो, लेकिन आपको अगर तसल्ली करनी है तो थर्ड वाला पढ़ लो। All courts must grant immediate bail in most minor offenses and especially those related to free speech. Minor offenses में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, minor offenses लिखा हुआ है और फ्री स्पीच से रिलेटेड माइनर ऑफेंसेस में कोर्ट को बेल दे देना चाहिए। ये कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है ना कि भाई अगर सही में वो गलत है तो पुलिस को तहकीकात करके जो है निकालने दो। क्यों? क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी में हमेशा याद रखना, फ्रीडम है ना, ये एक बहुत बड़ा सच्चाई है हमारे लिए। हमारा राइट टू बेसिक फंडामेंटल राइट्स है वो, तो उसमें डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और ये कोर्स ऑफ एक्शन सारे नॉर्मली डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में ही होता है, क्योंकि हम इंडिया में बात कर रहे हैं। तो उसमें ऐसी चीज जहां पे बोला हुआ है कि माइनर ऑफेंस है, कोई मेजर ऑफेंस में नहीं, माइनर ऑफेंस फ्री स्पीच से रिलेटेड जो है उनमें बेल इमीडिएट दे देना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे जो है पुलिस के ऊपर चला जाएगा कि हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि एक्चुअली में ये लोग गलत है तो भाई प्रूफ करो, बेल ही दिया है, उनको छोड़ तो नहीं दिया है ना, राइट, उनको बरी तो नहीं कर दिया ना, बेल दिया। तो ये भी एक कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है अगर ये प्रॉब्लम है। देखो यहां पे आपका पर्सनल ओपिनियन डज नॉट मैटर। अगर ये प्रॉब्लम है, अगर फ्री स्पीच को स्टिफल करना प्रॉब्लम है, पुलिस इस तरह से फ्री स्पीच को स्टिफल करता है, तो क्या ये सोल्यूशन है? हाँ, राइट, ओके। सो देयरफॉर बोथ 2 और 3 सी इज द आंसर। ठीक है, सो दैट वाज इट। सारे क्वेश्चंस को मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन किया। द रीज़न वाज वेरी वेरी सिंपल, और हमेशा से ही मैं करता हूं। उसका रीज़न यही है कि दोस्तों सोचने की जो टेक्निक है, सोचने का जो तरीका है, उसको पकड़ो, उसको समझो और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करो, राइट? तभी जाके आप खुद से जो है आंसर कर पाओगे और ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम्स आप सही आंसर करोगे। वही होता है ना, जैसे जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं CR के बैच में, वो क्या बोलते हैं, जब उनको कोई गलत क्वेश्चन दिखता है ना, उनको समझ में आ जाता है कि ये गलत क्वेश्चन है, उनसे मेरे वेरीफाई कर लेते हैं। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज दे नाउ आर गेटिंग हाउ टू थिंक। भाई ये जो हाउ टू थिंक कैसे आएगा, एक मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर किया, एक फास्ट रिवीजन किया, प्लस ये जो कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप रेप्लिकेट कर सको। ठीक है, ओके। सो गाइस, CR is something that can give you a huge advantage. Don't miss it, don't let it go. आपको पता ही है CR ऑलमोस्ट 10+ मार्क्स रीजनिंग में देता है, 10 से 12 मार्क्स रीजनिंग के सेक्शन के थ्रू आता है, प्लस RC, पैराजंबल और पैरा कंप्लीशन, इस तरह के क्वेश्चंस में 7 से 10 मार्क्स आता है। तो वी आर लुकिंग एट लीस्ट 20 to 22 मार्क्स ओवरऑल इन मेंस। अच्छा खासा नंबर होता है ये दोस्त, है ना? सो डोंट लेट इट गो, इसको अच्छे से सीखो और किस तरह से आप कम टाइम में भी अच्छा कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। उनमें से जो भी आपको लगता है कि आपको हेल्प करेगा वो यूज़ करके आप कर सकते हो। ठीक है, सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।